गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हमने कृषि से रिलेटेड और भी कुछ तथ्य क्या किए थे, जानकारी में लिए थे, और आज हम इस कृषि से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कृषि में क्या क्या देखना है। कृषि के अंतर्गत हम सबसे पहले तो ये बताते हैं कि भारतीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चों को ये जानकारी में होगा कि भारतीय कृषि दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो ये चीज हमें याद रखना है कृषि के अंतर्गत कि जो भारतीय कृषि दिवस है, भारतीय कृषि दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है सर क्यों मनाया जाता है? 23 दिसंबर को कृषि दिवस मनाया जाता है, किंतु क्यों मनाया जाता है? तो याद रखें, हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे चौधरी चरण साहब जी, चौधरी चरण, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 23 दिसंबर 23/12/1902 में। ठीक है ना, और ये किसानों के प्रति बहुत ही लगनशील थे। ये किसानों के प्रति मतलब किसानों के बारे में ज्यादा सोचना, उनके बारे में ज्यादा मतलब प्रावधान लाना, कृषि के क्षेत्र को विकसित करना। तो इसके चलते इनके मरणोपरांत इनके जन्म दिवस के अवसर पर उसको उस दिन को खास बनाने के लिए कृषि दिवस के रूप में क्या किया जाने लगा? मनाया जाने लगा। अब साथ ही साथ हम याद रखें कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कृषि दिवस मनाया जाता है। तो इसके अंदर एक दो चीजें और याद रख लें कि 23 के पहले हमारा कौन सा आता है? 21 दिसंबर आता है। तो 21 दिसंबर को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है। साल का क्या होता है? छोटा। तो इसको अपन स्टार के रूप में क्या करते हैं? स्मॉल स्टार के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं अपन। यदि हम बात करें 24 दिसंबर को, तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1986 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता अधिनियम क्या हो गया था? पारित हो गया था। साथ ही साथ हम 24 के बाद यदि 25 में जाए तो 25 में सभी बच्चों को पता होगा कि क्या मनाते हैं अपन? क्रिसमस डे मनाते हैं। तो ये चीजें भी हमें इसके अंतर्गत मिल जाएंगी। ठीक है ना। अब हम और कृषि की बातें कुछ और लेते हैं। ये बात खास है क्योंकि इसे हम जब 23 दिसंबर की बात आती है तो इसे भारतीय अन्नदाता दिवस या भारतीय कृषि दिवस के रूप में मनाते हैं। एक और दिन होता है जो बहुत खास है, 15 अक्टूबर। इसको महिला कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? महिला कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 23 दिसंबर को ऐसा ना बोलना कि पुरुष कृषि दिवस मनाया जाता है, नहीं, ओनली कृषि दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। लेकिन 15 अक्टूबर को महिला कृषि दिवस के रूप में क्या किया जाता है? भारत में मनाया जाता है। अब बात आती है जो हमने पिछली क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी, उसके बाद का जो सारांश है अब उसको हम देखते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक हमने पिछली क्लास में क्या कर लिया था? रबी, खरीफ और जायद की फसलों का वर्णन कर लिया था। अब हम उसके बाद क्या कर लेते हैं? भारत में कृषि के प्रकार, भारत में क्या कृषि के प्रकार, किस किस प्रकार से कृषि की जाती है। तो उसमें सबसे पहले कौन सी कृषि है? अनुबंधीय कृषि। दूसरा अपना क्या है? फसल चक्र, जिसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसको अनुबंधीय कृषि, अनुबंधीय कृषि में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। यदि हम बात करें इसके बाद भारत में क्या होती है, तो जैविक खेती की जाती है। तो जैविक कृषि भी लिख सकते हैं, जो कि सिक्किम राज्य में होती है। जैविक कृषि, जिसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बाद सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है, जो पर्वतीय वाले भागों में या पठारों वाले भागों में की जाती है। तो कैसे? सीढ़ीनुमा खेती। और एक और खेती है जो भारत में प्रचलित है, जिसे हम क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे भारत देश में कुल मिलाकर कितने 5 तरीके से क्या की जाती है? खेती की जाती है। और भी चीजें हैं, बट ये जो 5 खेतियां हैं या 5 खेती इस प्रकार से कि मतलब अनुबंधीय कृषि का अर्थ क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें किसान क्या करता है? किसी से जमीन मालिक से जमीन लेकर उसमें खेती करता है, तो वो अनुबंधीय कृषि के अंतर्गत आ जाता है।
फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसे कहते हैं। मान लो हमारे पास 2 खेत हैं, तो 2 खेत में हम क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, रोटेशन करके उसमें चक्र चलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि इस वर्ष हमने इस वाले खेत में गेहूं का उत्पादन किया, तो इस वर्ष इसमें हमने चने का उत्पादन कर लिया, अगले साल हम इसमें चने का कर लें, इसमें गेहूं का कर लें, तो ये क्या कहला जाता है, क्रॉस रोटेशन, मतलब उसको बदलते रहना। ठीक है। फिर जैविक कृषि, जो कि सिक्किम राज्य में बहुत पूर्ण रूप से कौन सी खेती की जाती है, जैविक खेती ही की जाती है। जैविक खेती वो होती है जहां पर रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का क्या न किया जाए, उपयोग न किया जाए, तो वो जैविक खेती के अंतर्गत आ जाता है। सीढ़ीनुमा खेती, तो आप यदि असम साइड चले जाइए, जितने भी पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जाओगे, तो वहां पर क्या किया जाता है, एक स्टेप बाय स्टेप, समझ गए ना, स्टेप फार्मिंग बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोल सकते हैं, स्टेप फार्मिंग, कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी करके क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो वो किसमें आ जाती है, सीढ़ीनुमा खेती पर्वतों वाले भागों में होती है। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होंगे, चाहे वो तटीय भाग में पर्वत हो, चाहे आप उत्तर के यदि हिमालय पर्वत के निचले सिरे में यदि देखा जाए, है ना, जिसको शिवालिक पर्वत बोला था, उसके निचले सिरे वाले भाग में, या फिर हम पूर्वी भाग में चले जाएं, ज्यादातर पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। साथ ही साथ झूम की खेती की भी बात करते हैं हम, जिसको स्लैश फार्मिंग कहते हैं। झूम की खेती भी क्या होती है, पूर्वी भाग में, पूर्वी भारत के पूर्वी भाग, अर्थात कौन से भाग में, ये जो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, है ना, त्रिपुरा, मणिपुर, इन राज्यों में मुख्य रूप से क्या देखने को मिलती है। झूम की खेती के बारे में भी हमने देखा था कि झूम की खेती क्या होती है, जब किसी स्थान के पेड़ पौधों को काटकर वहां फसल लगाया जाए, एक वर्ष, मतलब वहां यदि पेड़ पौधे जो लगे हैं उसको लगा के और फसल लगा दिया जाए, उनको काट के फसल लगा दिया जाए, तो वो खेती बन जाती है झूम की खेती। क्यों? क्योंकि केवल इनकी जो पोषक गुणवत्ता या उर्वरता होती है उन खेतों की, केवल एक ही बार की रहती है। अब उस खेती को हटा दिया गया, जबकि हमने जब देखा फसल चक्र में, वो तो अपन ने कभी इसमें चना, गेहूं चना ये कर रहे हैं, किंतु यहाँ खेत ही बदल दिए जाते हैं। एक खेत में लगाएंगे, उसकी उर्वरता समाप्त, फिर दूसरे खेत दूसरे स्थान में चले जाते हैं, वहां के जो किसान है ना, तो इसके अंतर्गत ये आ जाएंगे। अब इसके बाद हम कृषि से रिलेटेड और भी बातें देखते हैं। अब कृषि में आते हैं हम क्रांति। कृषि में क्या लेके आते हैं, क्रांति। कौन कौन सी क्रांति हमारी कृषि में देखने को मिली? तो सबसे पहले शब्द जो आता है हरित क्रांति का आता है। सबसे पहला शब्द किसका आता है, हरित क्रांति का। तो पहले अपन विश्व स्तर में हरित क्रांति के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर भारत के स्तर में लेते हैं। यदि हरित क्रांति की बात की जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, तो इसका जो व्यापक स्तर देखा गया या इसके बारे में जो जानकारी प्रस्तुत की थी, किसने की थी? वो व्यक्ति का नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग 1965। ये जो प्रभाव था ये मुख्य रूप से कहां देखने को मिला था, मैक्सिको, और यदि देखा जाए तो फिलीपींस में। मैक्सिको और फिलीपींस में। इसके चलते नॉर्मन बोरलॉग को, क्योंकि इन्होंने, अब हरित क्रांति है क्या है, तो फसलों के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए, फसलों के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए एक हरित क्रांति नामक शब्द का या इस पहलू पर विशेष जो बल दिया, किस व्यक्ति ने दिया था? नॉर्मन बोरलॉग ने, जो कि 1965 में देखने को मिला। 1965 में ये मैक्सिको, मतलब यूएसए, मैक्सिको और फिलीपींस में ये मुख्य रूप से क्या हुआ, देखने को मिला। जिसके चलते इनको किससे सम्मानित किया गया? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्या कर दिया गया, सम्मानित किया गया। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। अब भाई, अब हरित क्रांति कोई आतंक का क्षेत्र तो है नहीं, है ना, तो शांति के क्षेत्र में इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, इसको सम्मानित किया गया, पुरस्कार। ठीक है।
तो ये तो थोड़ा सा हमने देख लिया कि इसमें वर्ल्ड लेवल में कि भाई हाँ यहां पर इन्होंने हरित क्रांति शब्द का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। अब हम बात करते हैं भारत में। भारत में क्या स्थिति थी? तो भारत में हरित क्रांति लाने का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का, भारत में किसका बेटा? हरित क्रांति का क्या माना जाता है? जनक, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में हरित क्रांति मतलब फसलों के उत्पादन के लिए हरित क्रांति के क्या की थी, लाए थे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कब की बात है ये? तो ये बात 1967 और कब की? 68 की, 1967-68 की। ठीक है ना। ये पहली हरित क्रांति जो है हमको कब देखने को मिली भारत में? 1967-68 में, जिसके जनक हम किसको मानते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। साथ ही साथ हम एक चीज और देख लें थोड़ा सा कि जो पूसा में जो बिल्डिंग बनी थी, बिहार के कहां पर? पूसा में। हमने पढ़ा था जो कृषक आयोग ICAR की क्या की गई थी? ICAR की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। पूसा में जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो बिल्डिंग क्या हो गई थी? टूट गई थी, है ना। कब बनाई गई थी भाई? 1905 में बनाई गई थी, जिसमें आग लग जाने के चलते या नष्ट हो जाने के चलते उस बिल्डिंग को वहीं छोड़ दिया गया और ICAR को कहां भेज दिया गया? ले जाके दिल्ली में भेजा दिया गया। कहां भेजा दिया गया? दिल्ली में भेजा दिया गया। अब जब दिल्ली में ये चीज चली गई तो वो बिल्डिंग तो खाली पड़ी है, अब आग लगी, उसमें फिर से क्या किया गया? सुधार किया गया। सुधार कार्य होने के बाद वहां पर एक विश्वविद्यालय की क्या कर दी गई? उसी बिल्डिंग, पूसा बिल्डिंग जो थी बिहार में, वहां पर एक विश्वविद्यालय की क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी। और यदि रियल मायने में देखा जाए तो हरित क्रांति के रूप में अग्रदूत जो मानते हैं, है ना, हरित क्रांति का अग्रदूत उसी पूसा बिल्डिंग को क्या किया जाता है? माना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले वहीं से हरित क्रांति की क्या हुई थी? पहल स्टार्ट हुई थी। हाँ, वो बात अलग है कि 1967-68 में जब हरित क्रांति को भारत में क्या किया गया था? लाया गया था, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों में देखने को मिला था। हरित क्रांति का प्रभाव कहां मिला था हमको देखने में? मुख्य रूप से कौन सी फसलों में हरित क्रांति का प्रभाव मिला था? खाद्यान्न फसलों में। ठीक है ना, जिसमें से मुख्य दो फसलें कौन कौन है? एक थी गेहूं और दूसरी थी चावल। यदि देखा जाए प्रथम हरित क्रांति के उपरांत भारत देश में गेहूं उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो गई थी। कितने गुना वृद्धि हो गई थी? 5 गुना। मैं यही सेट कर दे रहा हूं ये कि गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के उपरांत 5 गुना वृद्धि हो गई थी, जबकि चावल क्रांति के दौरान मतलब चावल में कितने गुना वृद्धि हो गई थी? 3 गुना क्या हो गई थी? वृद्धि। मतलब पहले की तुलना में, ठीक है ना, गेहूं में कितनी वृद्धि हो गई थी? 5 गुना वृद्धि हो गई थी। और चावल में कितने गुना वृद्धि हो गई थी? 3 गुना वृद्धि हो गई थी। क्लियर है? अर्थात अब जो भारत था पहले की तुलना में, अब यदि बात की जाए भारत की, तो भारत विश्व में 14% भूमिका किसकी निभाने लगा? गेहूं की पूर्ति करने लगा। विश्व स्तर में 14%, मतलब भारत देश में जो गेहूं का उत्पादन होता है उसका जो 14% भाग है वो विश्व का उत्पादन कर देता है, अकेला भारत। यदि चावल की बात करें तो चावल क्योंकि हमारे भारत में ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है? बोया जाता है, तो उसके चलते हम देखें कि चावल की जो पूर्ति थी वो 21 कितनी हो गई थी? 8%। ये विश्व के चावल की क्या कर देता है? पूर्ति कर देता है। यदि गेहूं उत्पादन में सबसे अव्वल देश की बात करते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं? चीन की। और चावल उत्पादन में भी बात करते हैं तो किसकी करते हैं? चीन की। ठीक है ना। तो ये तो शुरुआत हुई किसकी? हरित क्रांति की। जबकि इसके बाद की जो हरित क्रांति देखने को मिली, मतलब दूसरी जो हरित क्रांति मिली, सेकेंड, तो वो कब मिली थी? 1983-84 में देखने को मिली। मतलब भारत में दूसरे बार हरित क्रांति का प्रभाव कब देखने को मिला? 83 और 84 में देखने को मिला। ठीक है ना। इसके बाद भारत में क्या आई? श्वेत क्रांति आई, जो कि श्वेत क्रांति किसके रूप में मानी जाती है? दुग्ध उत्पादन के रूप में मानी जाती है। कौन सी क्रांति आई? श्वेत क्रांति। अभी एक एक करके हम इन सारी क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। श्वेत क्रांति आई। श्वेत क्रांति जिसके यदि जनक बोला जाए, जो इनको लेके आए, वो क्या है? वी कुरियन। नाम क्या है? वी कुरियन। इनको क्या माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और श्वेत क्रांति मुख्य रूप से किस रूप में, किसके लिए जानी जाती है? दुग्ध उत्पादन के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार अभी हमने किसको देखा? मुख्य रूप से हरित क्रांति को देखा कि भारत में हरित क्रांति का क्या है। अब एक एक करके हम सारी क्रांतियों के बारे में क्या कर लेते हैं?
डिस्कस कर लेते हैं। सर जी ये क्रांतियां है ना जो सर जी वो क्या 1857 की क्रांति जैसे होती थी? जी जी हाँ। अब हम बात कर रहे हैं भारत की क्या है, कृषि की प्रमुख क्रांतियां। भारत में कृषि में मुख्य रूप से कौन कौन सी क्रांति का प्रभाव ज्यादा व्यापक स्तर में देखने को मिला, इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। हरित क्रांति की यदि बात करेगी तो हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है, खाद्यान्न फसलों के लिए। किसके लिए जानी जाती है, खाद्यान्न फसलों के लिए। तो हमें ये याद रखना है किसके लिए जानी जाती है, खाद्यान्न फसलों के लिए, ठीक है ना। और जिसका प्रभाव मुख्य रूप से किसमें देखने को मिला है, गेहूं और चावल में। तो ये चीज हमें देखना है। हरित क्रांति के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी पहली क्रांति कब देखने को मिली है, 1967 और 68 में ये पहली क्रांति देखने को मिली थी। और दूसरी क्रांति जो देखने को मिली थी वो कब मिली थी, 1983 और 84 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किस रूप में जानी जाती है, तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन के लिए क्या होती है, जानी जाती है। किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए क्या होती है, जानी जाती है। अब दूध जो होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। अब कहने का मतलब कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हम इसको भी अब डिस्कस करते हैं कि ये जो श्वेत क्रांति में अपन कंफ्यूजन होते हैं दुग्ध उत्पादन, क्योंकि अंडा भी कैसा लगता है, थोड़ा सा व्हाइट लगता है। तो इसके चलते क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्वेत तो अंडा भी है, तो अंडा तो नहीं आएगा। नहीं, श्वेत क्रांति अंडे के लिए नहीं आएगी, सॉरी जी हाँ, अंडे के लिए नहीं आएगी, ठीक है ना, दूध के लिए ही आती है। श्वेत क्रांति किसके लिए आती है, दूध के लिए आती है। यदि हम बात करें पीली क्रांति के लिए, तो पीली क्रांति किसमें देखने को मिलती है, तिलहन में। किसमें देखने को मिलती है, तिलहन में देखने को मिलती है। तो ये याद रखें हम, ठीक है। तेल वाले जैसे सरसों, सरसों कैसा होता है, सरसों के फूल देखे होंगे पीले पीले देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। खेतों में जब देखो ये ठंड के समय ही सरसों क्या होती है, लहलहा जाती है एकदम। राजस्थान जो है सरसों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कौन, राजस्थान, क्योंकि तिलहन में ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत नहीं होती है। इसके चलते अपन देखें कम पानी में भी तिलहन बहुत अच्छे से क्या होती है, अपने आप में ग्रोथ कर लेती है। तो राजस्थान वाले राज्यों में देखा जाए, उस किनारे राज्यों में, तो वहां पर क्या होती है, तिलहन की मात्रा ज्यादा होती है। अब बात करते हैं हम किसकी, नीली क्रांति के लिए। सभी लोग जानते हैं नीली क्रांति जो है मुख्य रूप से किसके लिए मानी जाती है, मत्स्य पालन के लिए, अर्थात मछली पालन के लिए जानी जाती है। तो किसके रूप में, मत्स्य उत्पादन के रूप में जानी जाती है। चलो ठीक। अब बात आती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति खेतों में जो आप उर्वरक डालते हैं, तो उर्वरक के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, उर्वरक के रूप में, उर्वरक उत्पादन के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। यदि हम बात करें लाल क्रांति की, तो जो लाल क्रांति हमारी है, लाल क्रांति जानी जाती है टमाटर और मांस के लिए। टमाटर और किसके लिए, मांस के लिए, ठीक है ना। तो दो चीजों के लिए जानी जाती है। यदि हम बात करें गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति जो है फलों के रूप में क्या है, यह फल उत्पादन के रूप में जानी जाती है, फल उत्पादन। बादामी क्रांति से याद आता है, बादाम को उपयोग कहां करते हैं, मसालों में ही। तो याद रखें इसको किस रूप में जाना जाता है, मसाला उत्पादन में। इसके बाद आ गई सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किस रूप में देखने को मिलेगी, हमारी जो सुनहरी क्रांति देखने को मिलती है वो मुख्य रूप से किस रूप में देखने को मिलती है, आपकी गुलाबी क्रांति हो गई, सुनहरी क्रांति हो गई। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सुनहरी क्रांति एक्चुअली में मिलेगी किसके लिए, फलों के लिए। और जो गुलाबी क्रांति हमारी देखने को मिलती है वो किसके लिए मिलती है, झींगा मछली के लिए जानी जाती है। ये गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति वो फल के लिए नहीं है, बल्कि किस रूप में जानी जाती है, झींगा मछली, झींगा मछली के इकाई के रूप में मानी जाती है, उत्पादन के रूप में देखने को मिलती है। जबकि सुनहरी क्रांति जो हमारी है ये किसके रूप में जानी जाती है, फलों के उत्पादन के रूप में जानी जाती है, फलों के उत्पादन में। झींगा गुलाबी रंग का होता है क्या, जी नहीं, झींगा मछली, झींगा की बात नहीं है, झींगा मछली एक प्रजाति है मछली की, उसके उत्पादन के रूप में क्या जाती है, गुलाबी क्रांति जानी जाती है। यदि हम रजत क्रांति की बात करें तो यही दो बातें अभी हम बताना चाह रहे थे कि श्वेत कैसा होता है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के रूप में जानी जाती है। अब दूध के जैसे सफेद कौन होता है, अंडा, यदि बाहरी रूप में देखा जाए, आंतरिक भाग में ना देखा जाए, है ना। तो रजत क्रांति जो होती है किसके रूप में मानी जाती है, अंडा के लिए। किसके लिए, अंडा उत्पादन के लिए। तो ये भारत की क्या है, प्रमुख क्रांतियां हैं, ठीक है।
सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के रूप में, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में, पीली क्रांति तिलहन में, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में, भूरी क्रांति उर्वरक में, लाल टमाटर और मांस के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा बना रहता है, एक सुनहरी क्रांति में और एक गुलाबी क्रांति में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान दे लेना है। और इसके बाद बादामी क्रांति, मसाला बादाम जो होता है मसाला के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। सुनहरी क्रांति फलों के लिए और रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। एक और क्रांति होती है सामूहिक रूप में देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष क्रांति। सभी की इंद्रधनुषी। इंद्रधनुष में आपका लाल, गुलाबी, नीला, पीला, मतलब जितने भी रंग होंगे, मतलब ये सब मिलके सामूहिक रूप में कौन सी क्रांति ला देते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। मतलब सभी के लिए देखा जाए ओवरऑल क्या होता है, सभी के रूप में ये चीज देखने को मिल जाती है। तो ये हमारी भारत की क्या हो गई, प्रमुख क्रांतियां हो गई। अब हम बात कर रहे हैं भारत